पानी. Good morning, class 10. Today I am going to start the topic in your civics textbook, and the name of the topic is Majoritarianism, in Sri Lanka. So, at first, I would like to introduce you to the concept of majoritarianism. Majoritarianism, in Hindi you call it Bahusankhyavad, but it is still hard Hindi word. Majoritarianism means that someone is insisting that his community has got a greater population, he is in majority. As a result, just because his community happens to be in majority, he should be dominant. So majoritarianism is against the concept of equality. We can say it is against the concept of democracy. So we will read about majoritarianism in the context of Sri Lanka. So Sri Lanka, you should first get some important points about Sri Lanka. Sri Lanka is a neighboring country of India in the south of India. It is separated by India by the Gulf of Mannar and the Pak Strait. Sri Lanka, very little elections were held in Sri Lanka. The president is Gotabaya Rajapaksa and the prime minister is Mahinda Rajapaksa. So here we'll have to study that how a majoritarian government was installed in Sri Lanka and what did it do, what the results were. So the old name of Sri Lanka is Ceylon, Ceylon. The old name of Sri Lanka is Ceylon. And Sri Lanka, so Sri Lanka was a British colony like India, and Sri Lanka got independence from the British rule in 1948. And just after gaining independence from Sri Lanka, the political leaders, I will say that they were not far-sighted, वो दूरदर्शी नहीं थे. एक ऐसा देश, अगर आप भारत को और श्रीलंका को कंपेयर करें तो भारत में तो इतनी 2200 भाषाएं हैं, अगर हम उनको बोलियों में जोड़ दें तो इतनी भाषाओं के बावजूद हम सब एक हैं, एज वन पॉलिटिकल टेरिटरी और एज वन नेशन. लेकिन अगर आप किसको देखें, अगर आप देखते हैं श्रीलंका को, ठीक है ना, तो श्रीलंका में तो बस तमिल थे, सिंहलीज थे, मुस्लिम्स थे, क्रिश्चियंस थे, तो वो कोई बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी नहीं हुआ. लेकिन इसके बावजूद वहाँ की जो सरकार है वो डाइवर्सिटी को हैंडल नहीं कर पाई, और डाइवर्सिटी को हैंडल नहीं करने के चलते उनके देश में सिविल वॉर चालू होता है. तो क्या है ये, जरा हम इसको देखते हैं. तो देखिए श्रीलंका में सिविल वॉर को समझने के लिए हमको थोड़ा सा ब्रिटिश पीरियड में जाना होगा. ये श्रीलंका में अंग्रेज अपने समय में जब वो श्रीलंका में थे तो उन्होंने दोनों को रिप्रेजेंटेशन दिया था. श्रीलंका को भी सिन्हला को भी रिप्रेजेंटेशन दिया था और तमिल लोगों को भी रिप्रेजेंटेशन दिया था. लेकिन जैसे ही देश आज़ाद होता है, ठीक है, जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1936 में जब श्रीलंका आज़ाद नहीं था तो वहाँ पे जो लीडर्स थे उन्होंने एक प्रपोजल पारित किया कि जो भी पुलिस थानों में रिपोर्ट लिखाई जाएगी वो सिन्हला में भी लिखा जाएगा, तमिल में भी लिखा जाएगा. यहाँ तक कि विलियम मैनिंग जो कि वहाँ पे अंग्रेज था, उसने भी एक ऐसा सिस्टम बनाया था कि कोलंबो जो है, ठीक है, वहाँ का जो सीट है वो अल्टरनेटिवली एक पीरियड के लिए वो रहेगा तमिल्स के हाथ में, एक पीरियड के लिए वो रहेगा सिन्हला के हाथ में. मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द तमिल्स एंड द सिन्हलीज was ensured by the British colonial forces. लेकिन 1944 में एक नेता है JR जयवर्धने, वो कहता है कि नहीं, श्रीलंका में सिर्फ और सिर्फ सिन्हला भाषा ही चलेगा. फिर 1948 में ये श्रीलंका आज़ाद होता है. तो आज़ाद जब देश होता है तो एक नया रुख अपनाना चाहिए, लेकिन होता कुछ और है. जो उस समय के प्रधानमंत्री रहते हैं SWRD बंदारनायके,
वो 1948 में एक कानून पारित होता है, सीलोन सिटीजनशिप एक्ट। और उस सीलोन सिटीजनशिप एक्ट में सिर्फ सिन्हला जानने वालों को ही, मीन्स उनको ही नागरिकता मिलती है। 7 लाख उस समय तमिल वो स्टेटलेस हो जाते हैं, मतलब वो तो रह रहे हैं एक देश में, लेकिन मीन्स डिस्पाइट लिविंग इन अ स्टेट दे बिकम स्टेटलेस, उनकी पास कोई नागरिकता ही नहीं रहती है। 3 लाख तमिलों को वहाँ की जो सरकार है, जो श्रीलंका की सरकार है, वो उनको पकड़ के ले जाके इंडिया में डिपोर्ट पैक कर देती है, और प्रॉब्लम यहीं से चालू होता है। 1815 में सबसे पहले ब्रिटिश प्लांटर्स भारत के तमिलनाडु से कुछ जो वर्कर्स हैं और जो पीजेंट्स हैं उनको ले जाते हैं श्रीलंका में कॉफ़ी के और कोकोआ के जो प्लांटेशंस हैं वहाँ पे काम कराने के लिए। तो 1815 से, अगर आप 1815 से 1947 का अगर आप 48 का अगर आप समय मिलाएं तो 1815 से 1948 एक बहुत बड़ा समय, इट इज मोर देन 100 ईयर्स। ठीक है, कोई भी कम्युनिटी आराम से एसिमुलेट कर जाएगा किसी भी देश में, और इसके बावजूद आप अचानक एक दिन उन सभी को नागरिकता से वंचित कर देते हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम और इशू बन जाता है। तो यही चीज़ हुआ 1948 में, जब वहाँ की नई जो सरकार है वो सीलोन सिटीजनशिप एक्ट पारित करती है और तमिलों को नागरिकता से वंचित कर देती है। 7 लाख तमिल बिना नागरिकता के उसी देश में रहते हैं, और इसके बाद एक कदम उठाए जाते हैं जिससे एक डोमिनेंस, ठीक है, एक धाक सिंहलीज का कायम हो जाता है श्रीलंका में, और अपने आप को जो है वहाँ पे तमिल कम्युनिटी वो अपने आप को एलिनेट महसूस करने लगती है। एलिनेट शब्द बना है एलियन से। एलियन का मीन्स मतलब एकदम पूरी तरह स्ट्रेंजर, आपका देश का कानून ही आपके साथ ऐसा बिहेव करता है कि मान लो कि आप विदेश से आए हुए हो। ठीक है, तो एलिनेशन का भाव किसी भी देश के लिए बहुत खतरनाक होता है। अगर किसी कम्युनिटी में एलिनेशन का भाव जगा तो उस देश की जो एकता है वो धीरे धीरे टूट सकती है और देश का पार्टीशन भी हो सकता है। हमने दुनिया में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स देखे हैं। The leaders of the Sinhala community sought to secure dominance over government by virtue of their majority. As a result, a democratically elected government adopted a series of majoritarian measures to establish Sinhala supremacy. तो ये जरूरी नहीं है कि जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है वहाँ पे ही मेजोरिटेरियनिज्म हो, जो डेमोक्रेटिक कंट्री है वहाँ पे भी मेजोरिटेरियनिज्म होता है। जो मेजॉरिटी है उसका खास ख्याल रखा जाता है, जो माइनॉरिटी है उसको इग्नोर करके चलते हैं। आप पाकिस्तान का एग्जांपल ले लीजिए। पाकिस्तान जब मोहम्मद अली जिन्ना ने बनाया तो उसने एक सेकुलर इस्लामिक रिपब्लिक बनाया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ पाकिस्तान में हम सभी जानते हैं। आज वहाँ पे हिंदूज की कंडीशन क्या है, सिख्स की कंडीशन क्या है, इवन अमंग द मुस्लिम्स वहाँ पे जो हजारा शियाज हैं उनकी कंडीशन क्या है। जो यहाँ से वहाँ पे गए हुए हैं मुस्लिम्स, दे आर कॉल्ड मुहाजिर्स, ठीक है, उनके साथ क्या बदसलूकी है, उनको कैसे टारगेट किलिंग करके मारा जाता है। तो ये पूरे आपको दुनिया में ये आपको मेजोरिटेरियनिज्म जो है बहुत सारे देशों में देखने को मिलता है कि लोग कहते हैं कि मेजोरिटी हमारी है, हमारा ही सब कुछ चलेगा, आपको रहना है तो रहो, नहीं तो आप अपना समझो, हमको उससे कुछ नहीं करना है। और श्रीलंका में इसी के चलते एक सिविल वॉर होता है, और ये सिविल वॉर आपको कब से चलता है श्रीलंका में? दिस सिविल वॉर गोज फ्रॉम 1983 टू 2009, 25 ईयर्स या यूं कहें 40 ईयर्स तक। ठीक है, जो श्रीलंका है वो एक स्टेट ऑफ टर्मोइल में होता है, एक बॉइलिंग सिचुएशन में होता है। ठीक है, लोग अपने घर से निकलते हैं, लोगों को मालूम नहीं चलता ये घर से लौटेंगे या नहीं लौटेंगे। तमिल अपने घर से निकला तो उसको डर है कि कहीं क्रॉस फायरिंग में मैं नहीं मारा जाऊं। सिन्हला अपने घर से निकला, उसको भी डर है कि कहीं क्रॉस फायरिंग में मैं जो इंसर्जेंट्स हैं उनके क्रॉस फायरिंग में नहीं मारा जाऊं, या पुलिस के या आर्मी के गोली से मैं नहीं मारा जाऊं। और ये जो सिविल वॉर का पीरियड है इसमें दोनों साइड्स, जो तमिल साइड के से लड़ने वाले एलटीटी के जो लोग होते हैं, लिबरेशन टाइगर एंड तमिल इलम्स, और जो सरकार के तरफ से जो मेजोरिटेरियन जो फोर्स है, जो श्रीलंकन आर्मी है, ये
दोनों बहुत वार क्राइम्स करते हैं। वार क्राइम्स का आप मतलब क्या समझते हैं? जैसे अगर मेरा किसी से युद्ध है तो मैं उसी से युद्ध करूंगा, ठीक है, उसके जाति या धर्म के जो लोग हैं जिनका उनसे कुछ लेना देना नहीं है, मैं उनको नहीं मारूंगा। लेकिन दोनों इस काम को करते हैं। श्रीलंका की आर्मी भी बहुत बार इनोसेंट सिविलियंस को उनको मार देती है जस्ट बिकॉज दे हैपन टू बी तमिल्स। सिमिलरली एक बहुत फेमस मैसाकर रहा, फेमस तो नहीं कहेंगे, इनफेमस मैसाकर रहा, अनुराधापुरा मैसाकर, एक बहुत बड़े बुद्धिस्ट टेम्पल में। वहाँ पे इन्होंने जो तमिल टाइगर्स हैं उन्होंने बहुत सारे ये सिन्हलीस को मार दिया। तो ये 1956 में, अब 1948 का तो सिलोन सिटीजनशिप एक्ट मैंने समझा दिया। फिर 1956 में एक एक्ट पारित होता है और ये एक्ट कहता है कि सिन्हला इज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका अलॉन्ग विथ इंग्लिश। तमिल इज कंप्लीटली डिसरिगार्डेड, ठीक है। तो ये तमिल पूरी तरह इसको डिसरिगार्ड कर देते हैं। फिर उसके बाद तो इससे क्या होता है कि जो बच्चे सिन्हला में फ्लुएंट हैं, श्योर है जिनके माँ बाप शुरू से सिन्हला स्पीकर्स हैं वो फ्लुएंट होंगे, उनको यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने में दिक्कत नहीं होता है। लेकिन जो तमिल पॉपुलेशन है जिसका नंबर 7 लाख के करीब था, 700,000, तो ये जो पॉपुलेशन है 7 लाख की, उसको प्रॉब्लम होने लगता है, उनको बच्चों को एडमिशन नहीं कॉलेजेस में मिल पाता है, या ऐसे रूल्स बना दिए जाते हैं कि बच्चों को श्रीलंका में बच्चों को जो तमिल हैं उनको स्टूडेंट्स को एडमिशन लेने के लिए सिन्हला से ज़्यादा मार्क्स लाना पड़ता है, ठीक है, जस्ट बिकॉज दे हैपन टू बी स्पीकर ऑफ अ माइनॉरिटी लैंग्वेज। तो ये इनके साथ होता है। उसके अलावा जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं, तो गवर्नमेंट जॉब्स में भी जो फ्लुएंट नहीं होते हैं, जो पहले से सरकारी नौकरी में हैं, वैसे तमिल जो पहले से सरकारी नौकरी में हैं लेकिन वो सिन्हला में फ्लुएंट नहीं है, उनको फोर्स किया जाता है कि आप इस्तीफा दे दो, या उनके सामने ऐसी स्थिति आती है कि उनको इस्तीफा देना पड़ता है जस्ट बिकॉज दे डोंट हैपन टू नो द लैंग्वेज ऑफ सिन्हला। तो ये इनके साथ होता है। फिर 1978 में एक नया संविधान आता है श्रीलंका में, और ये जो नया संविधान है ये श्रीलंका की कॉन्स्टिट्यूशन के कैरेक्टर को चेंज करता है। वो ये कहता है कि दैट स्टेट शैल फॉस्टर बुद्धिज्म। फॉस्टर का मतलब होता है उसका पालन पोषण करना, उसको बढ़ावा देना, ठीक है। और श्रीलंका एक ऑफिशियली बुद्धिस्ट कंट्री जो है सो बन जाता है। तो और ये हम ध्यान देने वाली बात है कि जो तमिल्स होते हैं, जैसे मैंने प्रीवियस क्लासेस में बताया था, दैट द तमिल्स वेयर मेनली फॉलोअर्स ऑफ हिंदुइज्म एंड अ स्मॉल सेक्ट ऑफ देम यूज्ड टू प्रैक्टिस इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी आल्सो, बट इफ यू लुक एट देम, तो अगर आप देखेंगे तमिल कम्युनिटी के ऊपर तो आपको ये क्लियर कट हो जाता है कि उनके साथ धर्म के भी आधार पर भेदभाव चालू हो गया, सिटीजनशिप पहले उनको नहीं दिया गया, उसके अलावा लैंग्वेज, तो 3 चीज़ उनके साथ हुई। उनके लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया, सिटीजनशिप से उनको बेदखल कर दिया गया, और उनके धर्म के भी ऊपर एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि अटैक हुआ जब 1978 में एक नया जो है वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन आता है और सरकार डिक्लेयर करती है कि बुद्धिज़्म जो है वो हमारा रिलीजन होगा। तो एक के बाद एक जो कदम आपके जैसे बुक में दिया हुआ है, ऑल दीज गवर्नमेंट मेजर्स कमिंग वन आफ्टर द अदर, ये जो भी सरकारी कदम थे, सरकार के द्वारा उठाए गए कदम एक के बाद एक जो हुए, इससे फीलिंग ऑफ एलिनेशन अमॉन्ग द श्रीलंकन तमिल्स ये बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। They felt none of the major political parties led by the Buddhist Sinhala leaders were sensitive to their culture and to their language and culture. ये एक बहुत बड़ी घटना है। अगर किसी देश में किसी के साथ अन्याय होता है और उस अन्याय के खिलाफ कोई भी पॉलिटिकल पार्टी में पॉलिटिकल विल नहीं है कि हम उस अन्याय के खिलाफ उठ के खड़े हों, तो ये बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है डेमोक्रेसी के लिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर किसी के भी साथ अन्याय हो रहा है डेमोक्रेसी में और उसकी खबर लोगों के बीच में नहीं आ रही है या उसकी आवाज़ को कोई नहीं उठा रहा है, तो एक प्रेशर कुकर की तरह हो जाता है जिसका विसल जो सीटी है वो बंद है,
प्रेशर बिल्डअप होता है, बिल्डअप होता है, बिल्डअप होता है, करते करते वो एक अपने लिमिटेशन पे चला जाता है और उसके बाद वो ब्लास्ट करता है, तो प्रॉब्लम सभी को होता है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि ये जो सिन्हला, जो बौद्धिस्ट सिन्हला गवर्नमेंट कर रही थी वहाँ पे, वो सही नहीं कर रही थी, कहीं से भी सही नहीं था। और वहाँ की जो दूसरे पार्टीज हैं उनको भी चाहिए था कि दे शुड हैव रेज देयर वॉइस अगेंस्ट द atrocities on the Tamils, but they chose to remain silent, to keep mum. So they felt that the constitution and between the Sinhala and Tamil leaders strained over time. तो जो relations हैं, the constitution and government policies denied them equal political rights. तो political right का सवाल ही कहाँ पैदा होता है? जब आपको citizenship से बेदखल कर दिया गया तो political rights का सवाल ही कहाँ होता है? Discriminated against them in getting jobs and other opportunities. मैंने बता ही दिया कि ऐसे ही बनाए गए थे वहाँ पे नियम कि अगर किसी को एडमिशन चाहिए यूनिवर्सिटी में तो सिन्हला है तो उसको कम मार्क्स लाना पड़ेगा, जो अगर वो है तो उसको ज़्यादा मार्क्स लाना पड़ेगा, तमिल है तो ज़्यादा मार्क्स लाना पड़ेगा। अदर अपॉर्चुनिटीज एंड इग्नोर्ड देयर इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये मीडिया भी जो है, मीडिया भी पूरी तरह उसको सिन्हलीज कर दिया गया, उसमें कहीं पे भी रिप्रेजेंटेशन तमिल का नहीं दिख रहा था। तो एज अ रिजल्ट रिलेशंस बिटवीन सिन्हला एंड तमिल कम्युनिटी स्ट्रेन्ड ओवर टाइम। तो जैसे जैसे समय बीतता जाता है, विद द पैसेज ऑफ टाइम, द रिलेशंस बिटवीन द सिन्हलीज एंड द तमिल्स इट गॉट वर्स एंड वर्स, ठीक है, और एलिमिनेशन बढ़ता गया। द श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च पार्टीज एंड स्ट्रगल फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। तो जब श्रीलंकन तमिल्स ने देखा कि कोई भी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज जो कि सभी के सभी मींस वो सिन्हलीज बुद्धिस्ट डोमिनेटेड थे, उन्होंने उठाने से मना कर दिया। तो एज अ रिजल्ट जो है, उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग खुद का अपना पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे ताकि रिप्रेजेंटेशन हम लोग का बढ़े और ऑफिशियल लैंग्वेज का तमिल को दर्जा मिले, लेकिन उन्होंने बनाया। उसके बाद उन्होंने कहा रीजनल ऑटोनॉमी। अब ध्यान देने की बात है, रीजनल ऑटोनॉमी ये एक ऐसा टर्म है स्टूडेंट्स जो कि आप कंपेयर करके समझ पाओगे, ठीक है। आप इसको कंपेयर करके ही समझ पाओगे, आप इसको इंडिपेंडेंटली समझने की कोशिश करोगे तो नहीं हो पाएगा। जैसे मान लीजिए इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं, यू नो ऑल ऑफ दीज स्टेट्स, लेकिन क्या भारत में सभी स्टेट्स को एक जैसे पावर्स हैं? तो ऐसा नहीं है, ठीक है। अब आपको लगता होगा कि सिर्फ जम्मू कश्मीर एक ऐसा स्टेट था जहाँ पे उसको अलग पावर था, लेकिन नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे स्टेट्स हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा आर्टिकल 371, ठीक है, 371, उसमें जो बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, उसके अलावा आपको उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, उनको भी स्पेशल स्टेटस दिया गया है। क्या? अब जैसे मान लीजिए बिहार में कोई भी व्यक्ति आके जमीन खरीद सकता है, कितना भी, जितना चाहे उतना जमीन खरीद सकता है, ठीक है। लेकिन मैं अगर सोचूं कि मैं जाके नागालैंड में जमीन खरीद लूं तो ये संभव नहीं है। आर्टिकल 371 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो स्पेसिफाई करता है कि आप वहाँ पे नागालैंड में जमीन नहीं खरीद सकते हैं, बिकॉज वो किसके अंदर आता है? वो शेड्यूल 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत आता है, और शेड्यूल 5 का जो एरियाज की एडमिनिस्ट्रेशन है वो डिफरेंट है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ इंडिया। अगर मैं चाहूँ कि उत्तराखंड में मैं जमीन खरीद लूँ तो आपको मालूम होना चाहिए कि उत्तराखंड में तो मैं जमीन खरीद सकता हूँ बट इन लिमिटेड अमाउंट। सिमिलरली अगर मैं चाहूँ कि हिमाचल प्रदेश में मैं जमीन खरीद लूँ तो मैं लिमिटेड अमाउंट, ठीक है। तो ये रीजनल तो मेरे कहने का मतलब है कि नागालैंड, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड दे हैव मोर रीजनल ऑटोनॉमी देन द रेस्ट ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये रीजनल ऑटोनॉमी आप कंपेयर करके समझ पाओगे। उसी प्रकार मैं आपको बताता हूँ, अगर कोई व्यक्ति नागालैंड से बिहार में आता है तो उसको कोई परमिट नहीं चाहिए, उसके पास बस भारत सरकार का एक आईडी होना चाहिए, आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, ठीक है। लेकिन
अगर मैं नागालैंड में जाना चाहता हूँ तो मुझे वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट से, ठीक है, आईपीएल लेना पड़ेगा। आईपीएल आप जानते हो, आईपीएल का इंडियन प्रीमियर लीग नहीं, इनर परमिट लाइन, ठीक है ना, इनर लाइन, सॉरी इट्स इनर लाइन परमिट, वो आईएलपी है। तो मुझे वहाँ पे आईएलपी लेना होगा, तब मैं नागालैंड में जा पाऊंगा, तब मैं मणिपुर में जा पाऊंगा, ठीक है, तब मैं मिजोरम में जा पाऊंगा। तो इस चीज़ को, रीजनल ऑटोनॉमी को आप ऐसे समझें। हमें ये लगता है कि पूरे देश के लिए एक जैसा कानून है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे स्टेट्स को दे हैव बीन ग्रांटेड स्पेशल स्टेटस, ठीक है। ये आर्टिकल जो है 370 में ABCD ये करते करते बहुत लंबा जाता है। तो रीजनल ऑटोनॉमी आप समझ लें। तो श्रीलंका के तमिल्स किस रीजनल ऑटोनॉमी की मांग कर रहे थे? उनके रीजनल ऑटोनॉमी का मांगने का वो ये मांग रहे थे कि हमको जो है एक हिसाब से आप स्टेट गवर्नमेंट बनाने दो, या एक हिसाब से हमको लोकल गवर्नमेंट अब क्या करने दो, बनाने दो। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिटी, सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब्स। तो ये एजुकेशन और जॉब्स की तो मांग उनकी बहुत जायज़ थी, ठीक है। आप किसी को भाषा के नाम पे छांट दें, ठीक है, ये एजुकेशन से या गवर्नमेंट जॉब से, ये सही नहीं है, ठीक है। और खासकर अगर वो भाषा बहुत दिनों से चली आ रही है तो ये तो सही नहीं है बिल्कुल। बट द डिमांड फॉर मोर ऑटोनॉमी टू प्रोविंसेस पॉपुलेटेड बाय द तमिल्स वर रिपीटेडली डिनाइड। और यही गलती श्रीलंका की सरकार ने किया। इन्होंने अपना पार्टी भी बनाया, मांग भी सामने रखा, बट द श्रीलंकन गवर्नमेंट ये टर्न अ डीफ ईयर, ध्यान ही नहीं देती थी, वो कितना भी अपना मांग के लिए आवाज उठाते थे। By 1980s, several political organizations were formed demanding an independent Tamil state in the northern and eastern part of the country. तो नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न, तो आप अगर श्रीलंका के मैप को अपने बुक पे देखिएगा तो यू विल फाइंड दैट द नॉर्दर्न एंड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री इज हेवीली पॉपुलेटेड बाय द तमिल्स। तो बहुत सारे जो तमिल जो बने खासकर 1980s में, तो तमिल ऑर्गेनाइजेशंस, तो उन्होंने कहा कि हमको एक सेपरेट स्टेट चाहिए, ठीक है, ये श्रीलंका में। द डिस्ट्रेस बिटवीन द टू कम्युनिटीज टर्न इनटू वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट। और ये देखिए, ये जो सिलसिला है 1948 से 1983 तक, वहाँ की जो तमिल कम्युनिटी है वो पूरी कोशिश करती है बाय ऑल पॉलिटिकल मीन्स, ठीक है ना, वो पूरी कोशिश करती है कि हम जो है बाय कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स हमें हमारे अधिकार मिल जाए, हमें हमारे डिमांड्स फुलफिल हो जाए। लेकिन 1983 में वहाँ के जो श्रीलंकन तमिल्स है उनके सब्र का बांध टूट जाता है, देयर पेशेंस गिव्स ओवर, ठीक है। और उसके बाद जो वायलेंस चालू होता है, जो हिंसा का तांडव चालू होता है, उसमें लाखों लोगों की जान जाती है, करीब 1 लाख सिविलियंस मारे जाते हैं, 50,000 फोर्सेस श्रीलंकन आर्मी के और दूसरे जगहों से मारे जाते हैं, ठीक है। और ये घटना आपको चालू होती है जुलाई के ही महीने में 1983 में। तो 1983 में एक वहाँ पे LTT एक संगठन बनाया जाता है। ये संगठन वायलेंट संगठन रहता है, आप इसको एक टेररिस्ट ग्रुप, बाद में बहुत सारे देश इसको मान लेते हैं LTT को। इसका फुल फॉर्म है लिबरेशन टाइगर एंड तमिल एलम्स, ठीक है। तो ये आपको जो है लिबरेशन टाइगर फॉर तमिल एलम्स, ये आपके बुक में संगठन का नाम नहीं दिया है, लेकिन मैंने समझाने के लिए बताया। 1983 में ये जो संगठन है, ये सबसे पहले श्रीलंकन आर्मी के एक पेट्रोल आप जानते हो ना, PETROL नहीं, PATROL, पेट्रोल मीन्स जैसे गश्ती लगाने वाली जो पुलिस होती है पेट्रोल ड्यूटी पे, तो श्रीलंकन आर्मी के एक पेट्रोल पे ये छिप के हमला करती है, कौन, LTT। 12 सोल्जर्स श्रीलंकन आर्मी के मारे जाते हैं। यहीं से हिंसा चालू होती है, और ये हिंसा खत्म कब होती है? 2009 में। 2009 में जो LTT का हेड रहता है, ठीक है, वेल्लुपिल्लई प्रभाकरन, ठीक है ना, V प्रभाकरन, तो वो बहुत पहले मारा, तो वो 2009 से बहुत पहले मारा जाता है। लेकिन 2009 में वो जो हेड रहता है, हेड तो नहीं कहेंगे, एक इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल रहता है LTT का, तो वो ये बात को मान लेता है कि श्रीलंकन दैट द तमिल एलम हैज़ ऑलरेडी बीन डिफीटेड, कि जो तमिल एलम है वो पूरी तरह से डिफीट हो गया है, और अब हम हार को कंसीड करते हैं, स्वीकार करते हैं। बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, वार क्राइम्स, यू नो,
क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, ठीक है, और ह्यूमन राइट्स का तो पूरा वायलेशन होता है, ठीक है। श्रीलंकन आर्मी भी बहुत जगह पे इनोसेंट तमिल सिविलियंस को मार देती है। जो एलटीटी है वो भी बहुत जगह पे इनोसेंट सिन्हलीज जो सिविलियंस हैं उनको मार देती है। और आपको जान के आश्चर्य होगा, भारत ने भी वहाँ के जो राष्ट्रपति थे तो वो श्रीलंका के, उनके कहने पे भारत ने 1987 में अपनी सेना भेजी थी जिसको इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस के नाम से जानते हैं। भारत ने भी पूरा प्रयास किया कि इसका पॉलिटिकल सोल्यूशन निकाला जाए, जो कन्फ्लिक्ट था तमिल और सिन्हलीज के बीच में। इसके लिए भारत ने अपनी सेना को भी वहाँ पे भेजा, ठीक है। और उस सेना में आपको करीब 1500 भारत के जो सेना के लोग रहते हैं वो एलटीटी के द्वारा भी मारे जाते हैं। बाद में खुद जब वहाँ पे सरकार बदलती है श्रीलंका में, तो वहाँ के जो राष्ट्रपति होते हैं वो भारत के सरकार से कहते हैं कि आप जो है अपनी सेना को वापस बुला लीजिए। तो भारत की सेना जो है वो वहाँ से 3 बरस बाद 1990 में भारत लौट आती है। तो इसके चलते लेकिन भारत की सेना जब तक वहाँ पे रहती है तो तमिल जो एलम टाइगर्स हैं, तमिल लिबरेशन टाइगर्स, उनको बहुत ज़्यादा क्षति पहुँचाती है। इसी का बदला लेने के लिए ये जो तमिल टाइगर्स हैं वो अपना एक सुसाइड स्क्वाड भेजते हैं तमिलनाडु में, और उस सुसाइड स्क्वाड में एलटीटी के सुसाइड स्क्वाड में भारत के जो प्रधानमंत्री रहते हैं, उस समय वो प्रधानमंत्री नहीं थे क्योंकि उस समय सरकार गिर गई थी, वो अपोजिशन के लीडर राजीव गांधी, वो मारे जाते हैं। तो ये, और अभी भी इसका इफेक्ट देखा जा सकता है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, ये 1 सप्ताह के ही बीच की बात है, ठीक है। वहाँ पे नई जो सरकार बनी है वो बहुत ज़्यादा उसमें सिन्हलीज का डोमिनेंट है, ठीक है। और ये जो गोटाभया राजपक्षा की सरकार बनी है या जो महिंदा राजपक्षा की सरकार बनी है, दोनों भाई हैं, एक प्रेसिडेंट है और एक प्राइम मिनिस्टर है, और दोनों बहुत हार्ड लाइनर सिन्हलीज हैं, ठीक है, बहुत कट्टर सिन्हलीज हैं। वो दोनों में से कोई कंसेशन नहीं देना चाहता है तमिल लोगों को, ठीक है। और एक उन्होंने बड़ा चेंज ये लाया है कि पहले ऑफिशियल ओकेजन्स पे तमिल में भी नेशनल एंथम गाया जाता था, सिन्हलीज में भी नेशनल एंथम गाया जाता था। अब जो गोटाभया राजपक्षा की सरकार आई है, इसने क्या किया है कि सिर्फ सिन्हलीज में ही नेशनल एंथम गाया जाएगा, ऐसा उसने नियम लाया है, तमिल को इग्नोर कर दिया है। तो इवन टुडे द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन these two groups, the Sinhalese and the Tamil, even today it remains unsolved. No one knows what can happen in future. Well, we can just hope that they will live peacefully because they are neighbors. And in the next class we'll read about accommodation in Belgium. So I would expect that you read it in advance so that when I teach you, you'll get it understand better. So thank you for today.